अपन इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ेंगे और ये भी अपन क्योंकि ना एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की जो स्टार्ट होती है क्लास 9 से स्टार्ट होती है, तो 9th 10th 11th एंड 12th वी विल बी डिस्कसिंग दीज 4 क्लासेस। अब 9th क्लास की एनसीईआरटी की अपन जो सारे चैप्टर्स हैं एक ही पीडीएफ में, जो 5 पेज की पीडीएफ मैंने बनाई है, यहाँ पे 5 पेज का वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया है, इसमें अपन कवर कर लेंगे और जो जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वी विल बी कवरिंग दैट। ओके, सबसे पहला जो क्लास 9 का चैप्टर है वो बोलता है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो पालमपुर का डिस्क्रिप्शन इसने दिया पहले, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन शोज दैट पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ केयर। कंपेयर दिस फैसिलिटी टू दोज टू योर नियर बाई विलेज। तो मोस्ट ऑफ द विलेज में अपन अगर बात करें, देखो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन हाउ पीपल लिव। ओके, व्हाट आर द फैसिलिटीज दे हैव, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लेबर, लैंड, तो इन सब की बात करेगा। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, तो मेनली ये बता रहा है कि रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ, ये पालमपुर में बहुत अच्छी है। तो आपके विलेज में, नियर वाले विलेज में कैसी है, तो अपन देखते हैं नॉर्मली इतनी अच्छी नहीं होती है। ओके, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। There are 4 requirements for production of goods and services. First is land, second is labor, third is physical capital, and fourth is entrepreneur. तो land क्या है? The first requirement is land. Natural resources such as water, forest and minerals. तो land में सब आता है, जो natural resources आएंगे, water भी आएगा उसमें, land आएगी, forest आएंगे, minerals आएंगे, जितनी भी चीज अपन को चाहिए। Second is labor. Labor क्या है? People who will work, who will do the work. तो work जो करेंगे वो labor कराएंगे अपने। थर्ड इज द फिजिकल कैपिटल, दैट इज मनी, मॉनेटरी कैपिटल। तो इसमें भी 2 प्रकार की होती है, तो फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब हो गया जो अपनी कैपिटल फिक्स्ड है, जिसको अपन मूव नहीं कर सकते, दैट इज लाइक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, मशीनरी हो गई, जो अपन को इंडस्ट्री में चाहिए होती है। और दूसरी वर्किंग कैपिटल पैसे जो अपने पास में होंगे। तो और चौथी चीज चाहिए कि अपने को नॉलेज या एंटरप्रेन्योर, तो इसको नॉलेज बोलते हैं या एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। इसको ह्यूमन कैपिटल भी बोलते हैं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब जो बौद्धिक क्षमता है उसको भी अपन बोलते हैं। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 1 साइड 100 मीटर्स। 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है? 1 हेक्टेयर एक ऐसी टर्म है जो लैंड को मापने के लिए, जिसमें 100 मीटर एक साइड का स्क्वायर होता है, 100 मीटर एक साइड का। अब इसमें अगर बात करें तो लैंड इज फिक्स्ड, तो लैंड की तो जो अपने बात करें तो फिक्स है, जमीन तो अपन अलग से उगा नहीं सकते। तो देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप ऑफ इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो फार्म प्रोडक्शन में नई लैंड तो अपन ले नहीं सकते, तो मतलब जो एग्जिस्टिंग लैंड है उसके ऊपर ही अपन प्रोडक्शन को बढ़ा दे, तो ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। ऑफ द टोटल कल्टीवेटेड एरिया इन द कंट्री, a little less than 40% is irrigated even today। तो 40% से भी कम इरिगेटेड है। To grow more than one crop on the piece of land during the year known as multiple cropping। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? एक क्रॉप से ज्यादा उसी पीस पे अपन उगाए। तो उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग में अपन बात करेंगे स्ट्रिप क्रॉपिंग की, किस प्रकार से साइड बाय साइड 2 क्रॉप उगाई जाती है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग अपन बात कर सकते हैं उसमें, या फिर अपन बात कर सकते हैं मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग की। मल्टी स्टोरीड मतलब जिसमें अलग अलग कैनोपी, अलग अलग साइज होती है। जैसे कोकोनट ट्री भी उगा दिया, साथ में अपन ने शुगर कैन भी उगा दिया। तो कोकोनट जो है हायर, मतलब उसका लेंथ, उसकी हाइट ज्यादा होगी और उसकी डेप्थ भी ज्यादा होगी, तो वो अलग अलग सोइल के लेवल से वो न्यूट्रिशंस ले पाएगा। तो उसको बोलते हैं अपन मल्टी स्टोरीड। तो मल्टीपल क्रॉपिंग में बहुत प्रकार के होते हैं। क्रॉप रोटेशन होती है, किस प्रकार के क्रॉप रोटेशन करते हैं अपन कि अगले साल ये उगाएंगे, अगले साल ये उगाएंगे, उस हिसाब से। अच्छा, विल द लैंड सस्टेन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अपन ने बाद में देखे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत सारी समस्याएं जो थी वो अटैच्ड थी, लाइक so loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizer। We used chemical fertilizer in an extensive way, in such a way that soil fertility at the last has suffered। soil fertility suffered हुई उसमें, and we can see that there were many kind of losses attached to it। The groundwater depletion is one of the loss we faced after green revolution। Increased use of pesticide was the one of the problem, because increased use of pesticide made some of the disease, some of the pests which were earlier useful have perished। Okay, that is the problem। Other thing is the runoff। Okay, the fertilizer we use, pesticide we use, or we use many herbicides that kill weed। So these
these chemicals run off with the water, with the rainfall, and they ultimately go either in the groundwater or in the river system. And there also some animals, some fishes have perished because of that. So there are many problems associated with the green revolution we see. Okay, over irrigation led to soil salinization. अब अगर बात करें पंजाब की, हरियाणा की, वेस्टर्न यूपी की, there are no limitation to groundwater also, and no limitation to perennial rivers are there. So there are no limit to water, but the main problem with the water is the more we irrigate, the more will be evaporation, and the more will be salinization. What is soil salinization in short term that we can see is if the water evaporates, it leave behind the soil, the soil, that salt, different kind of salts. That one of the salt is NaCl, that common household salt. So these salts become the main culprit of soil salinization. Soil fertility have reduced because of over exploitation. Soil fertility has reduced, we can see. तो ये सब अपन ने क्या बात करी कि ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में these are the problems. ओके, तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में ये इतनी सारी समस्याएं हो गई, तो क्या लैंड सस्टेन कर पाएगी? सो अगर लैंड को सस्टेन करना है तो अपन को ग्रीन रिवोल्यूशन से एवरग्रीन रिवोल्यूशन की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा. तो व्हाट इज एवरग्रीन रिवोल्यूशन? एवरग्रीन रिवोल्यूशन मींस यूजिंग bioherbicides, biopesticides, and using fertilizers which are biological in nature, not chemical. Because chemicals are more or less, it is at the end they are intended to harm nature. So against it, we should use biofertilizers like azolla for rice cultivation, and for wheat we can use rhizobium. Rhizobium is a leguminous crop, associate biofertilizer with leguminous crops. So other than this, clostridium is one of them, biofertilizers which can be used with rice, and azotobacter. Okay, azotobacter is one of the biofertilizers which can be used with wheat and other maize like that. तो ये अपन biofertilizers अपन यूज कर सकते हैं इनकी जगह. How land distribute? How is land distributed? तो land distribute कैसे की गई है? अपन अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में आजादी के बाद में लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वापस से बात की गई थी. और ये बात क्यों की गई थी? क्योंकि 80% ऑफ द पीपल हैव 2 हेक्टेयर और लेस, मतलब 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है 80% लोगों के पास में. whereas rest 20% have more than 60% of the land. केवल 34% लैंड पर रहते हैं 80% लोग. तो 20% के पास में 66% लैंड है. अब देखो अब कितना बड़ा गैप है. that is income gap, or that we can say Gini coefficient is one of them, one of the phenomena that tells about the distribution of wealth. Okay, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अपना बहुत ही बुरा है. लैंड की हालत बहुत बुरी है. लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, वो भी फेल हो गए थे. तो और हु विल वर्क कौन करेगा? तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो है, हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड. तो मेनली यही होता है कि जो बड़े किसान है वो फार्म लेबरर्स को हायर कर लेता है. अब HYV seeds, however, needed plenty of water, also chemical fertilizer, pesticides to produce best result. तो बेस्ट रिजल्ट जो आता है HYV seeds से वो तभी आता है कि अपन को वाटर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड देने पड़ते हैं. तो हायर यील्ड आर पॉसिबल ओनली फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ HYV seeds, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड. तो ये अपन को डालने ही पड़ेंगे HYV seeds के साथ में. और ये पालमपुर में भी ये है कि यील्ड ऑफ जो व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटी वाज 1300 kg. 1300 kg तो ट्रेडिशनल वेराइटी से आता था. बच्चे HYV जो सीड्स है 3200 kg तक देते थे व्हीट को. तो लोग क्या करेंगे? लोग HYV सीड्स खरीदेंगे. HYV सीड्स खरीदने के बाद में इरिगेशन भी देना पड़ेगा, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड भी देने पड़ेंगे. दो द इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर मच हायर, बट वी कैन नॉट नेग्लेक्ट एनवायरनमेंट ऑन दिस. लेकिन अपन किसानों को समझाएं कि एनवायरनमेंट भी हार्म हो रहा है, वो अलग बात है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स और मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है?
तो अपन ने बात की मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कौन से हैं, एचवाईवी सीड्स हैं, इरिगेशन के और मल्टीपल क्रॉपिंग का अपन सिम्बायोटिक क्रॉप्स लगाएं, अपन क्रॉप रोटेशन करें, तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग में आता है। Chemical fertilizers can also kill bacteria and other microorganisms in the soil। तो अदर जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अपने लीचीज होती हैं, ठीक है, जो जिनको अपन फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं, तो वो भी पेरिश हो गई है बहुत सारी इसके कारण, केमिकल्स के कारण। तो दिस मींस समटाइम्स देयर आर मे बी आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। तो अब देखो एक बात बताऊं, पंजाब रीजन है, पंजाब रीजन में अपन ने भर भर के वीट उगाई, भर भर के राइस उगाई, और उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड और बहुत सारे हर्बिसाइड भी डाले अपन ने, और साथ में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स भी डाले। तो इतने सारे केमिकल्स के कारण वहां के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो तो मर गए। अब क्या होता है, अब अगर उनमें अगर अपन ये फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं डालेंगे ना, तो वो जो नेचुरली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करवाते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो तो है नहीं, तो अपना क्रॉप फेलियर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब देखो पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स, ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर देने पड़ रहे हैं अदर इनपुट टू अचीव सेम प्रोडक्शन लेवल। अब प्रोडक्शन लेवल तो सेम है, लेकिन इनपुट्स अपन को ज्यादा देने पड़ रहे हैं। दिस मींस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज्यादा राइज कर रही है। तो मिनिमम वेजेस फ्रॉम फार्म लेबरर्स सेट बाय द गवर्नमेंट इज 60 पर डे। तो मिनिमम वेज जो फार्म लेबरर्स की गवर्नमेंट ने सेट करी वो 60 है, लेकिन कुछ ऐसे लोग इन्होंने बताए चैप्टर में कि जो डाला नाम का आदमी है उसको केवल 35 से 40 रुपए मिलते हैं। अच्छा, गोसाईपुर एंड माजुली आर टू विलेजेस इन नॉर्थ बिहार। एक माजुली आइलैंड भी है, वो बताओ कहाँ पर है? असम में है माजुली आइलैंड, है ना, सबसे बड़ा आइलैंड है, रिवर आइलैंड। Out of the total 850 households in the two villages, there are more than 250 men who are employed in rural पंजाब एंड हरियाणा और इन दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद। और जिसमें अपन बात करते हैं आउट माइग्रेशन की, मेनली आउट माइग्रेशन फ्रॉम बिहार एंड यूपी। दीज पीपल आर आउट माइग्रेटेड टू मेनली पंजाब, हरियाणा एज एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद, नागपुर एज अर्बन नॉन मैनुअल लेबरर्स और ये इंडस्ट्रियल लेबरर्स। Okay, you have already seen that modern farming method require a great deal of capital, so that farmer now needs more money than ever before. Okay, that is the problem. The input cost is ever rising, whereas the production is same or is declining. Among the three factors of the production, we found that the labor is the most abundant factor in the production. तो labor तो बहुत ज्यादा है, इसी कारण से जो लेबर की जो रेट है वो डिक्रीज होती जा रही है। 35 से 40 अपने देखा कि दिन के 35 से 40 रुपए मिलते हैं इस बंदे को। तो लेबर की रेट तो कम होती जा रही है, लेबर क्योंकि ज्यादा अपने पास हो। सॉरी फॉर द डिले। ओके, तो लेबर अबंडेंट है अपने पास में। देयर आर मेनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज फार्म लेबरर्स इन द विलेज, वेयर इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क आर लिमिटेड। अपॉर्चुनिटी बहुत कम है वर्क की। पीपल एज रिसोर्स की अपन बात करें, पीपल इज एसेट ऑफ द इकोनॉमी rather than liability. Population become human capital when there is investment made in form of education, training, medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. देखो, पॉपुलेशन जो है ना, पॉपुलेशन एक एसेट है, नॉट अ लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है? एसेट मींस आपके पास में क्या है, आप उसका किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हो। तो अपना जैसे घर है, घर एक एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी का मतलब है तो जिसके लिए अपन को कुछ देना पड़े। लायबिलिटी का मतलब होता है कि जो अपने ऊपर बोझ है, बोझ नहीं है, ये अपना एसेट है, ये अपना धन है। पॉपुलेशन किस प्रकार से, अगर इसी धन को जो ह्यूमन कैपिटल है इसमें अगर एजुकेशन देंगे, इन लोगों को ट्रेनिंग देंगे, इनको मेडिकल केयर प्रोवाइड करेंगे, तो दे विल बी प्रोडक्टिव। तो वो कुछ ऐसा काम, कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ रुपए कमाएंगे और सरकार को या फिर पूरे देश को उन्नति करने के लिए अग्रसर भी करेंगे। This is the positive side of the large population that often overlooked when we look only in the negative side. अपन कल नेगेटिव साइड देखते हैं, ओवर पॉपुलेशन है, फूड है, एजुकेशन है, एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटी है, ये नहीं हो पाती है। तो अपन देखते हैं कि ये जरूरी है और ह्यूमन रिसोर्स को मेंटेन करने के लिए और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए।
वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। अभी बहुत बहुत जोर है स्किल इंडिया मिशन के ऊपर बात करें अपन तो इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। एजुकेशन की बात करें तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, तो ये एजुकेशन की हो गया। हेल्थ में अपन बात करें तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम आई है, NHPS है ना, जिसको अपन बात करते हैं अपन उसकी आयुष्मान भारत स्कीम है। तो ये बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, नॉट जस्ट फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल तो एजुकेशन, ट्रेडिंग, मेडिकल केयर, yields a रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। अगर फिजिकल कैपिटल में अपन इन्वेस्ट करते हैं तो अपन को रिटर्न मिलते हैं, तो वैसे ही एक नेशन को अगर इनमें ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट है तो वैसे ही अपन को रिटर्न मिलेंगे। तो वर्चुअस साइकिल क्या है, इज दस क्रिएटेड इन केस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इज प्रोवाइडेड। इन कॉन्ट्रास्ट, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similar disadvantaged state। तो जो डिसएडवांटेजेड लोग हैं वो अपने बच्चों को भी उसी उसी एटमॉस्फेयर में बड़ा करते हैं। अनएजुकेटेड, लैक ऑफ हाइजीन इज देयर एंड दे that is the vicious cycle man, that is bad cycle। कंट्री लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। जापान की बात करें तो उनकी एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर मोर देन 6% देयर इज। तो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया और स्किल डेवलपमेंट हो गया। जापान इज ऑन द फोरमोस्ट और फ्रंटियर नेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो उनसे सीख के अपन को काम करना चाहिए इसमें कि किस प्रकार से जापान ने डेवलप किया। ऑन टुडेज बेसिस दैट जापान्स डायस्पोरा इज मोस्ट abundant, or Japan's diaspora is most likely to have been seen in most of the countries। Okay, the various activity have been classified into 3 main sectors। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में अपन बात करें कि जो एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, that can be come into primary sector। सेकेंडरी सेक्टर में अपन बात करें मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट big crunch of second sector। ना टर्सरी सेक्टर इज सर्विसेज सेक्टर that comes in hospitality, education, that is tertiary sector। There is quarrying and manufacturing included in secondary sector। The activities in this sector results in the production of goods and services। That is secondary sector में बात करें तो goods and services के प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं। These activities add value to the income, national income। These activities also called economic activities। इनको economic activities भी कहते हैं of course, क्योंकि ये goods and services प्रोड्यूस करती हैं। Non market activities are the प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो अब नॉन मार्केट एक्टिविटीज कौन कौन सी, जैसे अपन ने बात करी थी गांधी जी के टाइम में, बात तो नहीं करी सॉरी ऐसे ही बोल दिया, लेकिन गांधी जी के टाइम में खादी का बहुत इस्तेमाल हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि गांव-गांव में खुद के लिए खादी बनाओ। तो वो है नॉन मार्केट एक्टिविटी। उनको प्रोडक्शन इसलिए नहीं करना था कि हमको बेचना है, उनको प्रोडक्शन इसलिए करना था कि अपन को विदेशियों को भगाना है, तो खुद के लिए प्रोडक्ट करो। दैट इज फॉर नॉन मार्केट एक्टिविटी, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो आगे बात करते हैं। Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women in the family। तो अपन हिस्टोरिकल कल्चरल रीजन की बात करते हैं अपन, तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर है कि वुमन जो है वो घर पे ही काम करेगी, मैन जो है भारी काम करेगा। that is a patriarchal mindset we can say, or that is in the box thinking, not out of the box thinking, in the box thinking। There is also an establishment of pace setting on the school like Navodaya Vidyalaya in each district। Vocational stream have developed and equipped a large number of high school student occupation related to knowledge and skill। तो knowledge and skill अपन ने बढ़ा रहे हैं इसमें। Human development is a positive asset and a precious national resource which needs to be cherished and nurtured and develop the tenderness of the careness coupled dynamism। Each individual's growth present a different range of problems and requirements। तो हर इंडिविजुअल की ग्रोथ में different range of problems और requirements होती है। कोई ज्यादा बौद्धिक क्षमता वाला होता है, उसमें अलग प्रकार की दिक्कतें होती है, अलग टेक्निकल एजुकेशन किसी को चाहिए होता है, किसी को मेडिकल एजुकेशन चाहिए होती है। तो देयर आर डिफरेंट नीड्स एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल दिस। द catalytic action of education in this complex and dynamic growth process needs to be planned meticulously and executed with great sensitivity। The center government in partnership with the states and local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education। तो universality of elementary education के लिए अपन बात करें तो गवर्नमेंट ने काफी अभी प्रयासरत भी है। अभी आपको बात बताऊं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें 5+3+3+4 कर दिया है। अब जो टोटल एजुकेशन होगी 5+3+3+4 होगी। तो
एलिमेंट्री एजुकेशन का इसमें जो नया बोला था 3 ईयर ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन करिए, और फर्स्ट और सेकंड ये है 5 साल का जो शुरू वाला है एलिमेंट्री एजुकेशन। Along with it, which courses and back to the school camp have been initiated in increase enrollment in the elementary education. Measures adopted have increased the life expectancy. अब अपन बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि कोई अगर बच्चा है तो कितने साल तक जिंदा रहेगा, बड़ा होगा कितने साल तक जिंदा रहेगा। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंडिया की अभी 68 थी है, लेकिन एक टाइम था जब ये 54 भी नहीं थी, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 45 तक थी एक बार तो अब ना उस टाइम में लोग 45 के ज्यादा देते ही नहीं थे, आधे लोग तो मर जाते थे, पेरिश हो जाते थे, तो इसलिए 45 रखा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब कि जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं वो कितने मर रहे हैं 1000 में, ये 1000 में है आउट ऑफ 1000। तो ये 147 थी 1951 में, अब ये 34 हो चुकी है 2016 में, तो ये कम हुई है। ये जरूरी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का अपना जो टारगेट है वो 30 का टारगेट है। 30 कब होगा आप देखते हैं। डू यू थिंक द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज एजुकेटेड इन इंडिया? तो अपन बात करते हैं कि डॉक्टर नर्सेज अभी इंडिया में 1700 पर पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर है, बल्कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिकमेंड कर रखा है कि 1000 पर एक होना चाहिए, तो अपन बहुत पीछे इस मामले में। देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया डू नॉट हैव इवन दिस बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है काफी सारे स्टेट्स में। और नीचे जो कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र है, इनमें 81 आउट ऑफ 181 मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। अब देखो कितनी सारी डिस्पैरिटी है। वहीं पे बिहार और उत्तर प्रदेश में बात करें तो उसमें बहुत ही कम मेडिकल कॉलेजेस हैं। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स 15 to 59 इयर्स, 15 से लेकर 59 इयर्स तक वर्किंग पॉपुलेशन। अगर कोई पूछे आपको वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है, तो वर्किंग पॉपुलेशन इज द पॉपुलेशन व्हिच हैव एज फ्रॉम द 15 इयर्स टू 59 इयर्स, 60 भी पूरा नहीं। तो इसमें एक एग्जांपल देखा था सकाल, तो सकाल की जो भाई है बहन है ये छोटी एज के हैं, 15 से कम एज के हैं, तो वो अनएम्प्लॉयड है। छोटी एज के हैं, 15 से छोटे एज के हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगे। ओके, तो वर्किंग पॉपुलेशन है वही अनएम्प्लॉयमेंट में आती है, तो 15 से छोटे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगे। सकाल की जो माँ है वो घर के काम में करती है, तो वो विलिंग नहीं है। अच्छा, मैं एक बार जो अनएम्प्लॉयमेंट की मैं एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसे लोग होते हैं जो विलिंग होते हैं काम करने के, और उनको विलिंग होते हैं वो प्रिवेलिंग वेजेस पे, जो अभी वेज है कम्युनिटी में, उसमें वो काम करने के तैयार होते हैं, लेकिन वो काम उनको मिल नहीं पाता है। तो इसकी जो माँ है वो तैयार ही नहीं है, नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड द डोमेस्टिक डोमेन फॉर द पेमेंट, तो वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगी। सकाल के ग्रैंड पेरेंट्स है जो 59 इयर्स से बड़े हैं, वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट की ये बात होता है। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन इन वन हैंड, व्हाइल देयर इज डेarth ऑफ द टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एक साइड तो अपन बात करें तो टेक्निकली जो क्वालिफाइड पर्सन है उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, और दूसरी तरफ बात करें तो टेक्निकल स्किल जो इकोनॉमिक ग्रोथ को रिक्वायर्ड है वो मैच नहीं हो पा रही है। तो जो गैप है वो अपन बात कर सकते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन अपनी इतनी अच्छी नहीं है कि अपन इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सके अच्छी। You have seen how inputs like education help in making people an asset for the economy. The chapter also discussed that the economic activity undertaken in the 3 sectors of the economy. We also study about the problem associated with unemployment. Finally, the chapter ends with a story of village which formerly had no job but had later plenty. तो इसमें चैप्टर में इतना ही था कि भाई किस प्रकार से ये 4 सेक्टर होते हैं, कौन कौन से चारों सेक्टर में किस प्रकार से कौन कौन से चीजें चलती रहती है। पॉवर्टी एज ए चैलेंज, पॉवर्टी की अपन बात करेंगे अगले चैप्टर में। पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी का मतलब एक तो होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मींस कि आप सही में एक पॉवर्टी लाइन के नीचे बिलोंग करते हो, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। मतलब आपके पास में जो बेसिक नेसेसिटी है वो नहीं है, यू लैक सम बेसिक नेसेसिटी, बेसिक रिक्वायरमेंट, लाइक यू लैक योर फूड, क्लॉथ, योर हाउस इज नॉट देयर। तो ये आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब कि आप किसी चीज से रिलेटिवली पुअर हो।
तो अपन बात करते हैं पॉवर्टी लाइन से ही अपन पॉवर्टी ट्रेंड्स को देखते हैं। महात्मा गांधी ऑलवेज इंस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट वेयर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली विल फ्री फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जिसको अपन बोलते हैं अंत्योदय, जब आखिरी इंसान का उदय हो जाएगा तब इंडिया सही में इंडिपेंडेंट होगा, ये महात्मा गांधी ने कहा था। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational medical requirement etc. determined for subsistence। कि भाई इतना तो जरूरी है ही, इतने पैसे तो लगेंगे ही महीने के या इस साल के। जो अपने ना अभी जो पॉवर्टी लाइन है वो 1181 है अर्बन के लिए, और रूरल के लिए है 784 आई गेस। तो अर्बन के लिए 1181 है, लेकिन वर्ल्ड बैंक अलग ही बात बोलता है, मैं भी बताऊंगा, ये मंथली बात है। तो एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया 2400 for rural areas and 2100 for urban areas. The higher amount for the urban areas has been fixed because of high prices of many essential products in urban centers। तो जो अपना पॉवर्टी लाइन है अर्बन एरियाज में ज्यादा रखी गई है क्योंकि वहां पे प्राइसेस मेनली ज्यादा होती है। These surveys are carried out by National Sample Survey Organization, तो NSSO करती है, जो अब CSO बन चुकी है। However, the making comparisons between developing countries and many international organizations like World Bank use a uniform standard for poverty line, minimum availability of the equivalent of $1.90 per person per day। तो वर्ल्ड बैंक अलग ही बात बोलता है। वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है कि $1.9 पर पर्सन पर डे होगा पॉवर्टी लाइन, उससे नीचे सारे पुअर है। मतलब 1.90 मतलब 150 रुपए लगभग, 70 के हिसाब से मान लो तो 150 लगभग होना। तो 150 लगभग का मतलब हो गया महीने का कितने, 150 पर दिन का ये, तो 150 पर पर्सन पर डे, ठीक है। तो अभी अपना मेनली 100 रुपए 150 रुपए अपना जो वेज लेबर मिलता है, लोगों को 3000 6000 नहीं मिल पाते है ना। तो 3000 अभी जो स्कूल आप देख लो, छोटे मोटे जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें जो टीचर्स होते हैं उनको भी 5000 में 6000 में रखते हैं, तो वो भी पॉवर्टी लाइन में आ जाते हैं इस हिसाब से। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। मेनली जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं वो हाउस होल्ड मेनली पॉवर्टी लाइन के मोस्ट वल्नरेबल होते हैं। Although the average for people below poverty line, all groups are 2651 out of 100 people belong to the scheduled tribe are not able to meet their basic needs, है ना। तो बीपीएल जो एवरेज मतलब 26% मान लो आप, 100 लोग है ना, तो 26% लोग तो बीपीएल के नीचे आते ही आते हैं, और 51% जो है लोग वो शेड्यूल ट्राइब में था। जो शेड्यूल ट्राइब के 51% जो लोग हैं वो बेसिक नेसेसिटी को रिक्वायर नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते। वुमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स आर सिस्टमेटिकली डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली। अगर फैमिली के पास में अगर दिक्कत ये भी है कि फैमिली के पास में रिसोर्सेज कम है, तो वो वुमेन को, एल्डरली पीपल को, फीमेल इन्फेंट्स को वैसे भी रुपए कम प्रेफर करती है, तो वो वैसे भी डिनाइड इक्वल एक्सेस डिनाइड कर देते हैं। Therefore, women, children and old are poorest of the poor। तो इनको poorest of the poor का, पुअर फैमिली में ये सबसे ज्यादा पुअर है बेचारे, ठीक है। Recent estimates show that the 20 states and union territory the poverty ratio is less than national average। तो 20 स्टेट में पॉवर्टी रेशियो लेस देन नेशनल एवरेज, इसमें बिहार आ गया, उड़ीसा आ गया, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। तो ये बात करें पॉवर्टी स्टिल सीरियस प्रॉब्लम इन उड़ीसा बिहार। तो उड़ीसा बिहार कंटिन्यू टू टू पुअरेस्ट विद द पॉवर्टी रेशियो ऑफ 47% एंड 43%, है ना। तो ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर स्टेट है। और उड़ीसा की अपन बात करें तो यहाँ तो माइनिंग स्टेट है, माइनिंग इतनी ज्यादा होती है, इतना ज्यादा रिसोर्स जनरेशन होता है, फिर भी यहाँ के लोग पुअर क्यों, क्योंकि वेजेस बहुत कम है। Along with the rural poverty, urban poverty is also high in Odisha, Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh। तो urban poverty बहुत ज़्यादा है। In sub-Saharan Africa, poverty is fact raised 41% in 1981 से 46% हो चुकी है। Poverty 41 से 46 हो चुकी है, मतलब कुल मिला के अफ्रीका में, सब सहारन अफ्रीका में ये poverty बढ़ी है। एक ऐसा रीजन है जिसमें poverty बढ़ी है। As per 2013, it showed decline up to 2013 में थोड़ी डिक्लाइन में 42.3 वापस हो गई है। One historical reason is low level of economic development under British colonial administration। The policies of colonial government, तब जब अपन को ब्रिटिश राज चल रहा था
तो उस टाइम ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट अपने रुइन कर दिए गए थे इनको, और इंडस्ट्रीज को डिसएडवांटेजेस था, तो इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई उस टाइम पर। तो ये सब इनको ये कारण बता रहे हैं कि ये अपने पॉवर्टी इतनी ज़्यादा क्यों है। और फिर उसके बाद में लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड इन लेट 1980s, लेस जॉब अपॉर्चुनिटी, लो ग्रोथ रेट, ये सब अपनी दिक्कतें हैं। Major policy initiative like land reforms which aim to redistribute the asset of rural areas have not been implemented properly। तो अपन बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे इफेक्टिवली बाय मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सिंस। लेकिन लैंड रिफॉर्म दो स्टेट में हुए थे, एक तो केरला और वेस्ट बंगाल, जहाँ पे काफी हद तक पूरा नहीं, काफी हद तक इनको सॉर्ट कर दिया गया था। सिंस लैक ऑफ द लैंड रिसोर्सेज हैज बीन अ major cause of poverty in India, proper implementation of the policy could have improved the life of millions of rural people। तो अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंट होता तो काफी सारा इम्प्रूवमेंट हो सकता था। The current anti-poverty strategy of the government is based on broadly two planks। First is promotion of economic growth and target anti-poverty programs। तो पहला तो promotion of economic growth और दूसरा एंटी poverty program अपन चलाते हैं गवर्नमेंट। तो दो स्ट्रेटेजी हैं। पहला तो इकोनॉमिक ग्रोथ होने का रीजन क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तभी अपन एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, है ना, पैसे वेज ज्यादा मिलेंगे। फिर अपन बात करें नरेगा की, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था, पास्ट इन सितंबर 2005, सॉरी September 2005। The act provides 100-day assured economic employment every year, every rural household, 200 district। तो ये बात करता है कि 100-day assured employment मिलेगा every year, every household, मतलब एक जने को तो मिलेगा ही मिलेगा 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट 200 डिस्ट्रिक्ट में, है ना। और ये 600 डिस्ट्रिक्ट बढ़ा दिया था इनको। 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब वुड बी रिजर्व फॉर वुमेन, एक तिहाई तो रिजर्व कर दी गई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी एस्टैब्लिश नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, इनके लिए बनाया गया नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड बनाया गया इसके लिए। और सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट स्कीम हैज बीन नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो ये NFWP आया था, ये इसमें ये 2004 में आया था और ये 2005 में आया था। तो ये 2004 में आया था, इसमें कल था 150 जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं कंट्री के, उनमें ये कहा कि जो गरीब आदमी जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है तो वो मैनुअल वर्क करे, अनस्किल्ड वर्क करे, और इसको ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब पूरा सरकार पैसा देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी इनको। फिर है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना क्या है, 1993 में लॉन्च हुई थी। द एम इज प्रोग्राम टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो खुद का एम्प्लॉयमेंट खुद करो तुम। इनको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए किया गया था। दे आर हेल्प टू सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, छोटे बिजनेस खोलो, इंडस्ट्रीज खोलो। द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो आया था और 1995, द एम इज प्रोग्राम टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल एरिया इन स्मार्ट टाउन। तो ये जो रोजगार योजना है इसको मर्ज कर दिया गया था REGP में। The target for creating 25 lakh new jobs has been set of the program 10th 5-year plan। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 25 लाख नई जॉब सेटअप करने के लिए बात करी थी 10th 5-year प्लान में। तो 1999 में आया था। The program aim to bring the assisted poor family above the poverty line by organizing them into self-help groups through a mix of bank credit and गवर्नमेंट सब्सिडी। तो बैंक क्रेडिट मिलेगा, गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगी, इसलिए है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये कब आई थी, 1999 में आई थी, है ना। और 25 लाख नई जॉब इसमें 10वें 5-year प्लान में, ये भी कई बार बोल सकता है 10वें 5-year प्लान में आई थी स्वर्ण जयंती। वन ऑफ द मेजर स्वर्ण जयंती का बात ही ऐसे समझ लो ना कि भाई 50 साल हो गए, 50 साल कब होंगे, 10वें 5-year बहुत ठीक है। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर लेस इफेक्टिवनेस इन द is the lack of proper implementation and right targeting। तो right targeting नहीं है, proper implementation नहीं है, तो ये major reason है इसका, ऐसा बता रहा है खुद NCERT। Moreover, there has been a lot of overlapping of schemes हो गई है। Despite of good intentions, the benefit of this scheme are not fully reached to the deserving poor। Therefore, the major emphasis in recent years is a proper monitoring of all the poverty alleviation program। तो अब अपन poverty alleviation programs की बात करें तो DBT से फंड ट्रांसफर होता है। पहले लीकिंग बहुत होती थी, अब मैं बताऊं, देखो लीकिंग की तो बताऊं, गाँव में ना कई लोग आज भी करते हैं, आज तो नहीं करते शायद, लेकिन पहले करते थे। राशन कार्ड ले लिए सब लोगों के,
है ना, बीपीएल कार्ड ले लिए सब लोगों को, और उन उन लोगों को खुद के खाते से कनेक्ट कर देते थे और पैसे खुद उठा लेते थे सारे के सारे। उनको नरेगा के पैसे नहीं मिलते थे और खुद लिस्ट में दिखा दिया कि भाई इतने इतने लोग काम कर रहे हैं। ऐसा ऐसा क्यों करते थे? तो अब लेकिन ये असिस्टेड गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह मिल जाती है, गवर्नमेंट किस प्रकार से implement करती है। This would be possible mainly due to higher economic growth, increased tax as universal free elementary education, declining population growth, increasing empowerment of the women and economic weaker section of the society। तो ये जरूरी है और ये इस प्रकार से सोल्व होंगे। It is about a minimum subsistence level of living rather than reasonable level of living। अभी दिक्कत क्या है? मिनिमम सब्सटेंस लेवल मतलब कि आपको रिक्वायर, इससे नीचे आप जी नहीं सकते। इतना खाओगे भाई, 2100 कैलोरी है अब अर्बन में, 2400 कैलोरी है रूरल में, तो अगर इससे नीचे खाओगे तो आप भूखे मर जाओगे एक टाइम आएगा। और रीजनेबल लिविंग का मतलब क्या है कि भाई आप भूखे तो नहीं मर रहे हो, लेकिन आप कम से कम सही से तो जियो। तो रीजनल लेवल ऑफ लिविंग की तो बात ही नहीं है, अभी तो है केवल मिनिमम लेवल ऑफ मिनिमम सस्टेनेंस लेवल की बात है। मैं आर्टिकल तो भी मस्ट ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। अब ह्यूमन पॉवर्टी की बात करनी चाहिए। समरी अगर बात करें इस चैप्टर की, तो you have seen the chapter that poverty has many dimensions. Normally this is measured through the concept of poverty line. Though this concept we analyze main global and national trends in poverty, but in recent years analyze the poverty is becoming rich and becoming rich through a variety of new concepts like social exclusion, तो पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि जिनको समाज से बाहर कर दिया गया, जैसे अपन एलजीबीटी कम्युनिटीज की बात करें, अपन एसटी कम्युनिटी की बात करें अपन, तो ये सोशल इंक्लूजन भी एक फैक्टर इसमें ऐड कर दिया। सिमिलरली द चैलेंजेस इज बिकमिंग बिगर एंड स्कोर्स आर ब्रोडनिंग द कांसेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। ठीक है। थर्ड चैप्टर है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? फूड सिक्योरिटी मींस अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब तो आपको धान अवेलेबल हो, बेस्ट जो खाना है वो अवेलेबल हो। दूसरा एक्सेसिबिलिटी कि आपके पास पहुंचे, और तीसरा है कि आपके पास इतने पैसे हो कि आप खाना खरीद सको, खा सको। तो तीन चीजें हैं, ट्रिपल ए, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स, इसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए लेकिन अभी है नहीं। The poor household are more vulnerable to food security wherever there is a problem of production and distribution of food crops. फूड सिक्योरिटी डिपेंड ऑन पीडीएस। पीडीएस सिस्टम अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें अपन फूड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो एमएसपी पर अपन जितना भी फूड लेते हैं स्टॉक में डालते हैं, उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। At the time of where this security is threatened, availability of food means food production within the country, food imports and the previous year stock stored in the government। तो अवेलेबिलिटी किससे आएगी? जो अपना प्रोडक्शन हुआ उससे, इंपोर्ट जितना किया उससे, और प्रीवियस ईयर का जितना बच गया वो। अफोर्डेबिलिटी implies that an individual has enough money to buy sufficient, safe और nutritious। ये तीनों चीज ऐसा सफिशिएंट होना चाहिए, कितना खाना वो जरूरी है, सेफ होना चाहिए, खाने के सही होना चाहिए, और न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, मेड वंस डेड नाइट। Thus, food security is ensured in the country only if one, enough food is available to all person have capacity to buy food of acceptable quality and there is no barrier to access the food। ठीक है। पहला क्या? अवेलेबिलिटी। दूसरा क्या? ऑल पर्सन हैव कैपेसिटी टू बाय द फूड दैट एक्सेप्टेबल क्वालिटी, मतलब एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड इज एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस भी करें। ये अफोर्डेबिलिटी होगी। Amartya Sen added a new dimension in the food security, emphasizes that access to the food through what he called entitlements। तो एक्सेस, ये अमर्त्य सेन जो था, उन्होंने एक्सेस का टर्म दिया, तो एंटाइटलमेंट्स combination of what one can produce, exchange in the market along with the state and other socially provided supplies। तो एंटाइटलमेंट मतलब कि क्या तो उसने खुद ने प्रोवाइड खुद ने प्रोड्यूस किया है, और वो क्या चीज एक्सचेंज करके कुछ नई चीज खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता। तो उसके बाद कितने एंटाइटलमेंट्स हैं। ठीक है। इन 1995 वर्ल्ड फूड समिट हुई थी। वर्ल्ड 1995 में वर्ल्ड फूड समिट हुई थी, और 1995 में एक और चीज हुई थी, वो हुआ था WTO का गठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गेट से बना था उरुग्वे राउंड के बाद में। तो फूड सिक्योरिटी इन द इंडिविजुअल, household or regional, national or global levels exist when all the people at all the time have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food, meet their dietary needs and food preferences for active and healthy life। ये फाओ का भी है, 1996 में फाओ ने भी सेम डिक्लेयर किया। The declaration further recognizes that the poverty eradication is essential to improve access to the food,
ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी से ड्रोट में नेचुरल कैलेमिटी क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फूड कैन डिक्रीज, इट क्रिएट्स ए शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरियाज, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइसेस गो अप, एट द हाई प्राइसेस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाई फूड। तो ये दिक्कत भी होता है नेचुरल कैलेमिटी में। क्या होता है नेचुरल कैलेमिटी में, भूखमरी हो जाती है, शॉर्टेज हो जाता है फूड का। अब जैसे बंगाल फेमाइन की बात करें, फेमाइन होता है बंगाल 1943, इसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे, बताओ 30 लाख लोग। और 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उस टाइम आधे से ज्यादा जो फूड था वो डाइवर्ट कर दिया था सैनिकों के लिए, तो लोग तो क्या करेंगे, मरेंगे ही। बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू नोट दैट इवन टुडे देयर आर प्लेसेस कालीहांडी और काशीपुर, ये उड़ीसा के दो डिस्ट्रिक्ट है, कालीहांडी काशीपुर, वेयर द फेमाइन लाइक कंडीशन हैव बीन एक्जिस्टेड मेनी इयर्स, कई सालों से फेमाइन है वहां पे। सम स्टार्वेशन डेथ हैव बीन आल्सो रिपोर्टेड, तो स्टार्वेशन डेथ आर आल्सो रिपोर्टेड इन 12 डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, पुलाव डिस्ट्रिक्ट और झारखंड, many other remote areas recent years। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, अभी भी हैं। The social composition along with the inability to buy food also plays a role in food insecurity। तो खरीदना नहीं खरीद पाना भी बहुत सारी दिक्कत है। लेकिन इसमें ना पीडीएस सिस्टम अब कर दिया अपन ने, इसमें क्या नाम है इसका, तो अंत्योदय योजना। तो उसमें अपन क्या करते हैं कि जो सबसे ज्यादा गरीब है, बीपीएल परिवार, उनको 35 केजी अनाज अपन मुफ्त में देते हैं, तो इसलिए थोड़ा फूड सिक्योरिटी रह जाती है। लेकिन अभी भी काफी सारे लोग इसके एम्बिट से बाहर हैं, जो सही में जरूरी हैं, जो जरूरत रखते हैं, पुअर हैं। द SC STs एंड सम अदर सेक्शन ओबीसी have either poor land base or very low land productivity are prone to food insecurity. The food insecure people are disproportionate large in some regions of the country, and such as economically backward states with high incidence of poverty. Tribal and remote areas region more prone to the natural disaster etc. In fact, the states of Uttar Pradesh, eastern and southeastern parts, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। तो ये देखो अपन बात कर, देखो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल की। तो लेकिन महाराष्ट्र आप देखो तो मुंबई जो है इकोनॉमिक कैपिटल है, लेकिन वहां भी फूड इनसिक्योर पीपल लार्जेस्ट भी है। क्यों? इनकम है लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं। आप बात करो कि क्या बोलते हैं, एक वर्ड है इसमें, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इंक्लाइंड है। 10% जो लोग हैं वो वहां पे 80% तक की जो इनकम है 10% लोग लेके जा रहे हैं, बाकी के 90% 20% पे जी रहे हैं। तो फूड इनसिक्योरिटी तो होगी। पुअर पीपल सफर फ्रॉम द क्रोनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम बहुत कम है उनकी, and in turn inability to buy food even for survival. Seasonal hunger is related to cycle of food growing and harvesting। अब जैसे फूड ग्रो हो रहा है, अब जहाँ पे राइस की खेती हुई है, फिर बीट की खेती होगी, तो बीच के पीरियड में अगर कुछ नहीं बचा इनके पास में, तो वो सीजनल हंगर करेगा। This is prevalent in rural areas because of the seasonal nature of the agricultural activity. In urban areas, because of casual labor, there is less work in casual construction and during rainy season। तो रेनी सीजन में कंस्ट्रक्शन कम होगा, तो इसको सीजनल में कंक्लूड कर लेंगे। After the independence, Indian policymakers adopted all measures to achieve self-sufficiency in food grain. India adopted new strategy in agriculture, this resulted in Green Revolution। तो 1966-67 की अगर बात करें तो ग्रीन रिवोल्यूशन उस टाइम अचीव किया गया, और उससे प्रोडक्शन अपना 5 टाइम जंप किया था। हाईएस्ट रेट ऑफ द ग्रोथ वाज अचीव्ड इन पंजाब हरियाणा, वेयर फूड प्रोडक्शन जंप्ड 7.23 मिलियन टन्स फ्रॉम 1964-65 टू रीच 30 मिलियन टन्स। तो 7 तरीके 7 28, 4 गुना ज्यादा अनाज हुआ था अपने पंजाब में। दिस सिस्टम हैज टू कंपोनेंट, बफर स्टॉक एंड पब्लिक स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब कि अगर ऐसा स्टॉक अपन रखते हैं बफर स्टॉक में, बफर में एमएसपी पे खरीद के, तो जो जब ऐसे अकाल पड़ता है या फिर ऐसी कोई कंडीशन आएगी तो वो स्टॉक अपन रिलीज करेंगे। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऐसा अनाज होता है जो अपन को पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। बफर स्टॉक इज अ स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन्स, व्हीट और राइस प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ FCI इसको प्रोक्योर करती है। Food procured by FCI is distributed to government regulated ration shops and poor section of the poverty society is called the public distribution system. There are 3 kinds of the ration cards. Antyodaya cards होते हैं तो poorest of poor के लिए, BPL cards for those of below poverty line, और APL card for all others। तो बात करें क्या नॉर्मल आदमी लेके जा सकते हैं? हाँ, APL कार्ड लेके जा सकते हो भाई।
The introduction of rationing in India dates back to 1940s against the backdrop of Bengal famine. तो ये rationing system 1940s में स्टार्ट हुआ था. The rationing system was revived in the wake of acute of food shortage in 1960s. तो 1960s में जब food shortage तो वापस स्टार्ट किया था लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे. तो prior to the Green Revolution period, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2004. अपन ने बात करी थी ऊपर. तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था 2004 में स्टार्ट किया था. 140 जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे उनके लिए. समरी अगर बात करें तो फूड सिक्योरिटी द नेशन इज एंश्योर्ड टू ऑल द सिटीजन हैव इनफ न्यूट्रिशियस फूड. तो अपन ने बात करी थी सेफ सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड की. All person have a capacity to buy accessible quality हो. There is no barrier to access the food. People living below the poverty line might be food insecure all the time, while better off people might also turn food insecure due to calamity or disaster. Calamity or disaster के कारण food insecure हो जाता है. Although a large section of people suffer from the food and nutrition insecurity in India, the worst affected groups are landless and land poor household in rural areas. People employed in ill-paid occupations and casual labor engaged in seasonal activities in urban areas. तो ये सब है ना ऐसे हैं जो seasonally food insecure हो जाते हैं. तो food insecure people are disproportionately large in some region of the area, and some economic high incidence of poverty, tribal and remote areas prone to natural disaster. To ensure the availability of food for all sections of the society, the Indian government carefully designed the food security system. This component to confront buffer stock or public distribution system. In addition to PDS, various poverty alleviation programs were started, which comprises the component of food security. Some of these programs are integrated child development scheme. तो ICDS की अपन बात करें तो ये जो आंगनवाड़ी स्कीम है जिसमें खाना प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को 0 से 6 साल तक की उम्र तक के बच्चों को, तो वो ICDS में आता है जिसमें माँ को और बच्चों को दोनों को खिलाया जाता है. फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है. मिड डे मील से अंत्योदय अन्न योजना है. तो इनके साथ में कुछ अपन प्रोग्राम करके अपन फूड इनसिक्योरिटी को खत्म करने की कोशिश करें. इन एडिशन टू रोल ऑफ द गवर्नमेंट इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी, देयर आर वेरियस कोऑपरेटिव्स एनजीओ आर वर्किंग इंटेंसिवली टुवर्ड दिस डायरेक्शन. तो एनजीओ भी काम कर रही है, कोऑपरेटिव्स भी काम कर रही है इसी फील्ड में. तो ये अपने 9th क्लास के एनसीईआरटी का पूरा रिवीजन था. आई होप यू गाइस लाइक इट. और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आपको कुछ दिक्कत आई है मेरी लैंग्वेज में, मेरे बोलने के तरीके में, मैं धीरे बोलूँ तेज बोलूँ, और इसमें क्या मैं सुधार कर सकता हूँ, किस प्रकार से इसको अच्छा बना सकता हूँ, किस प्रकार से इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ. और अगले क्लास जो होगी वो 10th की मैं बनाऊंगा लेक्चर्स. तो उससे पहले आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए. थैंक यू.